नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, आपका शो, और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कहानी कुर्सी की में आज हम बात करने जा रहे हैं देश के मूड की, देश के मिजाज की। एक नया सर्वे आया है और उस बहुत डिटेल्ड सर्वे है। उस सर्वे के अंदर बात की गई है कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, कितना प्रतिशत वोट जो है एक पार्टी को मिल सकता है, बीजेपी को, कांग्रेस को, कितना प्रतिशत वोट एक गठबंधन को मिल सकता है, मतलब एनडीए को, और एनडीए गठबंधन को कितना वोट मिल सकता है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी का कौन सा काम सबसे ज्यादा पसंद आया, किस काम से शिकायत है, जो नहीं हुआ वो कौन सा काम वो मानते हैं। दूसरी, गारंटी पर किसको कितना भरोसा, मोदी की गारंटी बनाम राहुल गांधी की गारंटी, किसकी गारंटी पर जनता ने ज्यादा विश्वास दिखाया है। और इसके अलावा ये भरोसा जो दिखाया जा रहा है, जो वोट प्रतिशत दिखाया जा रहा है, इसमें 18 से 25 वर्ष की आयु वाला जो फर्स्ट टाइम वोटर होगा वो, इसके अलावा नौजवान वोटर, उसके अलावा आप कह सकते हैं मध्य आयु का वोटर, उसके अलावा बुजुर्ग वोटर, गांव का वोटर, शहर का वोटर, मेट्रोपॉलिटन शहर सिटी का वोटर, ये तमाम बातें जो है इस सर्वे के अंदर है। बड़ा विस्तृत सर्वे, इसकी हम लोग आपके सामने आज चर्चा करेंगे और 2 घंटा आज हम आपको ये सर्वे ही दिखाएंगे। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं इस वक्त की एक अहम खबर के साथ, और अच्छी खबर है जिसकी तैयारियां बड़े दिनों से चल रही थी, लेकिन वो अब तैयारियां पूरी हो गई। तो उसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूं, बाकी आपको वो 17 तारीख को देखने को मिलेगा, रामनवमी के दिन। 500 साल के बाद रामलला अयोध्या में राम मंदिर में विराजमान हुए हैं और 500 साल बाद राम की नगरी में भव्य मंदिर बना। और ऐसे में अब उनके जन्मदिन पर, मतलब रामनवमी के मौके पर, एक बड़ा ही खास मौका आपके सामने होगा। रामनवमी पर सूर्य की किरणों से भगवान राम की प्रतिमा का अभिषेक किया जाएगा, सूर्य की किरणों से तिलक किया जाएगा। और वैज्ञानिकों ने सूर्य तिलक का ये जो ट्रायल था इसको पूरा कर लिया है, इसकी तैयारी हो रही थी। अब वो आप तस्वीर इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देखें, जरा देखिएगा आप इस तस्वीर को। भगवान राम की मस्तक पर जो है ये सूर्य की किरणें जो है इसी तरीके से फोकस करके डाली जाएंगी। इसकी तैयारियां चल रही थी और ये तैयारी पूरी हो गई है। रामनवमी के मौके पर सूर्य तिलक महोत्सव होगा श्री राम मंदिर में गर्भगृह में स्थापित भगवान राम की प्रतिमा के मस्तक पर 17 अप्रैल को, बुधवार को, ठीक 12 बजे सूर्य तिलक का दर्शन आपको करने को मिलेगा। और ये नज़ारा आप तकरीबन 5 मिनट तक देख पाएंगे। ये तस्वीरें आप 5 मिनट तक देख पाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, हमने सोचा शुरुआत में ही आपको हम दिखा दें। कैसे आप देखिए भगवान राम के प्रतिमा के ठीक मस्तक के ऊपर फोकस्ड ये जो सूर्य की किरणें हैं, ये सूर्य की किरणों को कैसे आप सोचिए मंदिर के प्रांगण में लाया गया होगा। जो किरणें आ रही हैं उनको किस किस तरीके से अंदर तक पहुंचाया गया है और ठीक उनके माथे पर, उनके मस्तक पर इसको आप कह सकते हैं कि डाला जा रहा है। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। रामनवमी का दिन, 17 अप्रैल का दिन बड़ा खास होने जा रहा है। अच्छा देखिए, ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि मोदी जी जो है उस दिन अयोध्या एक बार फिर जा सकते हैं, तो वो भी एक बड़ा आयोजन उस दिन का हो जाएगा। तो ये तस्वीर आपने देखी। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी कुर्सी की कि हम आज की जो पहली खबर आपको दिखा रहे हैं, जो एक सर्वे है। मैंने आपको पहले भी एक सर्वे दिखाया था कुछ दिन पहले। सीएसडीएस एक संस्था है, सीएसडीएस सर्वे करती है देश भर के अंदर। और एक बात यहां बतानी और जरूरी है, एक तो ये सीएसडीएस का सर्वे और ये हिंदू अखबार में छपा है, तो ये एजेंसी भी और आप वो मीडिया हाउस, ऐसा कुछ नहीं आप कह सकते कि ये जो है प्रो मोदी है, ये प्रो गवर्नमेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि अब जब आप सर्वे देखेंगे तो हो सकता है बहुत लोगों को ये सर्वे चौंकाने वाला लगेगा। मेहमानों से आपका परिचय में स्वागत पहले कर दूं। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, स्वागत सर। राहुल जी, बहुत स्वागत। राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं, सर स्वागत आपका। समीर चौगांवकर साहब स्टूडियो में सेट पर है हमारे, सर आपका बहुत स्वागत है। सर्वे दिखाने जा रहा हूं। प्रोफेसर साहब, आप सर्वे मानते नहीं मानते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हम आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि कुछ बौद्धिक अखाड़े होते हैं जहाँ पर उनके पहलवान दंड बैठक कुश्ती करते हैं। और तो सीएसडीएस की स्थापना रजनी कोठारी ने की थी। वो मूलतः जिन्हें भारत की राजनीति पर सबसे गहरा जो थ्योरेटिकल स्टडी किया है वो रजनी कोठारी ने किया है। पार्टी सिस्टम, उन्होंने ही कांग्रेस सिस्टम लाया था जिसको बीजेपी सिस्टम आज के दिन में हम बात करते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा मठ जो है, और जिसे बौद्धिक मठ, वो सारा के सारे वामपंथी समाजवादी खेमे का ये मठ होकर गया है। अच्छा। और तो मैंने पहले कहा कोई प्रो मोदी नहीं, मैं इसीलिए मैं आपके सारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता जाऊं। और इस बौद्धिक अखाड़े में एक से एक ऐसे ही पहलवान हैं जो लगभग नरेंद्र मोदी से घृणा करने वाले हैं। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी हेटर्स जिसको कह सकते हैं, वो ये पूरा का पूरा संस्थान यहां पर मौजूद है। लेकिन
यदि उस संस्थान से आप देखेंगे कि रिसर्च जब होता है, और मैं खास करके मानता हूं कि उसमें जो संजय कुमार हैं वो इनमें सबसे न्यूट्रल लोगों में से एक मैं मानता हूं, बहुत ही न्यूट्रल मामला में। नहीं तो योगेंद्र यादव के बारे में बहुत ये चर्चा थी कि वो किस प्रकार से डेटा को मैनिपुलेट करते थे, और एक बहुत पीढ़ी को उन्होंने उस जगह पर लाया, खड़ा किया, और उस वहां से निकलता है। तो इसमें कई बातें जो हैं वो आपको दिखाई देगा कि अच्छी भी हैं, और कई बातों में बड़ा हैरान करने वाली है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मैं मानता हूं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिशत जो है वो आप देखेंगे कि एक क्रॉस द कम्युनिटीज एंड कास्ट जो है, कैटेगरी जो है, वो 39% से लेकर के 45% के बीच में वैरी करता है। यानी कि आप दलित वगैरह जाएंगे तो वहां 39 डिटेल है सर, सर्वे की वो सारे डिटेल्स आपके पास आए हैं। लेकिन एक हैरान करने वाली बात होती है कि राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टरियल मेटल के तौर पे 27% स्वीकृति जो है, आने तो दीजिए, वहां तक पहुंचते तो दीजिए, अभी देखते हैं। मुझे थोड़ा बड़ी मैंने हैरान करने वाली है। मोदी जी का मत बता दीजिएगा कितना है, आगे हाँ, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। वो भी मैं बात कर रहा हूं। देखिए, आपने कहा, आपने भी वही बात कही जो मैंने कही। मैंने कहा था ये कोई सर्वे करने वाले लोग कोई प्रो मोदी प्रो गवर्नमेंट नहीं है, और आपने तो कहा ये वामपंथियों का गिरोह है, वामपंथियों का अड्डा है। दूसरी बात सर, सर्वे दिखाने देना, 10 सेकंड और दे दीजिए। जो छापने वाला है संस्थान, हाँ, आप उसका एक एडिटोरियल दिखा दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा में कभी लिखा गया। इन दोनों बातों को आप अच्छा किया, आपने और विस्तार से बता दिया। ये दोनों पॉइंट्स आपने जो बोले, इसकी रोशनी में अब आप इस सर्वे को देखिएगा, समझिएगा, ठीक है? मैं भी वही कहना चाहता हूं। अब देखिए, अब पहला सवाल पूछा गया सर्वे के अंदर, चुनाव में किसको वोट देंगे, को आप कैसे देखेंगे हर्षवर्धन जी? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग इतने दिन से कहानी कुर्सी की में जो चर्चा कर रहे हैं, और एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कह दिया कि 370 प्लस कर जाएगी और एनडीए 400 पार कर जाएगी, उसका जवाब है 40% मत अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं और एनडीए को 46%। तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि इस सर्वे का मतलब हुआ कि आपको 2024 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में वो आंकड़े दिखने जा रहे हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, जिसके बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते। 40% प्लस मत होने का भारतीय जनता पार्टी का मतलब हुआ कि जिन राज्यों में वो मजबूत दिख रही है वहां वो और पीक करने जा रही, क्योंकि अगर वो पीक नहीं करेगी तो भारत के एक बड़े हिस्से में भारतीय जनता पार्टी को कहीं 3% मत मिलता है, चलो बढ़ के हो जाएगा 8 या 10, कहीं 15 हो जाएगा, कहीं 20 हो जाएगा। लेकिन अगर 40% का मत है तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, यानी ये पूरा जो इलाका है, यहां 60% के ऊपर मत मिलने जा रहा है। 60% के ऊपर अगर वो नहीं होता तो ऑल इंडिया 40% वोट हो ही नहीं सकता। थोड़ा ठीक नहीं, कोई भ्रम नहीं है। 60% मत, मैं आपको ये फिर से कह रहा हूं, और जब 60% मैं कह रहा हूं तो जाहिर है कि किसी सीट पर कम भी हो सकता है, किसी पर ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन आपको याद होगा कि 224 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 50% मतों का लक्ष्य 2019 में हासिल कर लिया है। यह चौंकाने वाला नहीं है। 224 लोकसभा सीटों पर, अगर ये 224 लोकसभा सीटों पर 50%, 250 लोकसभा सीटों पर चला जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी को 370 प्लस जाने से कोई नहीं रोकता। और मैं नहीं जानता हूं कि सीएसडीएस का सर्वे 10,000 के सैंपल साइज में कितनी वैज्ञानिक विधि है, वो संजय कुमार जी किसी दिन होंगे तो बताएंगे। लेकिन अगर ये सर्वे जितनी वैज्ञानिक तकनीक और उस सब के आधार पर किया गया है, 40 और 46% मतलब हुआ कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अप्रत्याशित सफलता मिलने जा रही है। 370 भाजपा, 400 एनडीए, कोई उसमें संदेह नहीं होगा अगर ये आंकड़े दिख रहे तो। देखिए, जहां तक आपने बात की ये सैंपल साइज की, तो जितना मेरी बातचीत हुई जिस सर्वे को, सिस्टम को लेकर के, जो विधि है इस सर्वे करने की, संजय कुमार जी से कभी, उनका ये कहना था कि सैंपल तो इतना ही होता है। सैंपल ये 1 लाख का सैंपल कर लेना, 50,000 का सैंपल कर लेना, ये कोई जरूरी नहीं है। आप
10,000 का सैंपल इनफ होता है अगर आपको सर्वे करना आता है तो इतना सैंपल नहीं। और मैंने जो अभी शुरुआती टिप्पणी की बिल्कुल सही बोला अभी आप आगे के कुछ आंकड़े बताएंगे ना, तो मैं उससे आपको रिलेट करके दिखाऊंगा। इस सर्वे को मैंने बहुत ठीक से पढ़ा, और जब वो रिलेट होता है तो वहां जाता है जहां बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि भाई हम 50% वाले वोट के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर है, अब दक्षिण भारत में हमारे यहां अवधि में कहावत है, मूस मुटाई तो लोढ़ा हुई। कितना हो जाएगा? 3-4% से बढ़ के 10, 12, 15% तक हो जाएंगे। ठीक है। 5 सीट है 39 में जहां वो बहुत अच्छा लड़ते दिख रहे हैं। 34 सीट पे तो पता नहीं है किस स्थिति में रहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसका मतलब जहां वो अच्छे थे वहां वो बहुत बेहतर हो रहे हैं। ये विपक्ष के लिए बड़ी चिंता की बात। चलिए, तो बीजेपी 40%, एनडीए 46%, कांग्रेस 21%, इंडिया गठबंधन 34%, ये वोट शेयर रह सकता है। संजय जी शिकायत कर देंगे, मैं वोट शेयर बार बार कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने वोट शेयर के हिसाब से नहीं किया। चुनाव में किसको आप वोट देंगे, ये सवाल था, उसके जवाब में संजय जी और उनकी संस्था ने ये निर्णय किया है कि वो सीटों का कन्वर्जन नहीं बताएंगे, वो मूलतः परसेंटेज पर ही वो बात करते हैं। अन्याय हो जाएगा ना कि संजय जी ने कोई सर्वे या सीएसडीएस ने कर दिया है और हम लोग चुप रहेंगे। लोकतंत्र है, हमारा भी इंटरप्रेट करने का तरीका है, हम विश्लेषण करेंगे। राहुल जी नहीं, राहुल जी 40%, 37 से 40 भाजपा जा सकती है। पता है कि डिवाइड क्या है, कि नॉर्थ इंडिया और दूंगा मैं आपको अभी, और वो क्या डिवाइड, वो मैं दूंगा, अभी दूंगा आपको, क्योंकि देखिए अगर साउथ इंडिया हैरान करने वाला है, तो अगर साउथ इंडिया में मेरे को नहीं पता, इसीलिए मैंने कहा कि अभी वो टिप्पणी करने से पहले मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि अगर साउथ में कम सीटें हैं और उसमें परसेंटेज कम भी होती है, लेकिन नॉर्थ में जो सीटें हैं, जितने परसेंटेज पे वो जीती हैं बीजेपी ने, वो परसेंटेज और बढ़ता है जीती हुई में, तो भी आपको परसेंटेज बढ़ा हुआ दिखाई देगा बीजेपी का ओवरऑल परसेंटेज। मतलब आप कह रहे हैं जहां पर वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, अगर वहीं वोट बढ़ जाएगा तो और उससे सीटें नहीं बढ़ने जाएंगी, उससे सीटें। देखिए ये अब साउथ में देखना पड़ेगा कि साउथ में किस तरह का परफॉर्मेंस आता है। देखिए इस सर्वे में मैं उसको और नहीं खोलूंगा क्योंकि आप खुद बताना चाहेंगे ये सब चीजें, क्योंकि इस सर्वे में ये बताया गया है कि जो सरकार है उसकी नीतियों से कितने खुश हैं लोग, ये इसमें आगे बताया गया। प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी कैसी है, उसमें ये भी बताया गया कि जो प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे हैं उसमें, और राहुल गांधी जो गारंटी दे रहे हैं उसमें लोग क्या सोचते हैं। तो ये आप जब बताएंगे, बट आपने कहा कि जहां अच्छे थे वहां और अच्छे हो जाएंगे, वोट बढ़ जाएगा, लेकिन सीट नहीं बढ़ेगी। ये बात सच है, लेकिन फिर भी अगर 10 साल की, मैंने ये नहीं कहा कि ओवरऑल सीटें नहीं बढ़ेगी, मैंने कहा उस जगह से सीट नहीं बढ़ेगी ना। मान लीजिए गुजरात से नहीं बढ़ेगी, गुजरात में आप 60 से 65% वोट ले लेंगे, सीट तो 26 ही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर 10 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट 3% बढ़ा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं एंटी, इसमें दिखाई देता है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ नहीं है। जो ये कह रहे हैं, अगर वही बात मैं कह रहा हूं ना कि अगर वहां इतने वोट मिल जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी बात बार बार की जा रही थी कि भैया यहां तो तुम बड़े हो गए हो, अब तुम यहां कुछ तो छोटे हो गए। क्या मतलब, जिसको कहते हैं विपक्षियों की सदिच्छा क्या होती है, या विघ्न संतोषी प्रवृत्ति क्या होती है। अच्छा चलो ठीक है, उत्तर प्रदेश में इतना जीत गए, थोड़ा नीचे आ जाओ, बिहार में 39 जीत गए, थोड़ा नीचे आ जाओ। तो मैं तो कई विश्लेषकों को देखता हूं, मैं हैरान होता हूं कि कैसे बड़े बड़े संपादक रहे और बड़े बड़े पत्रकार रहे, वो कहते हैं देखिए उत्तर प्रदेश में अब इतना हो गया तो 5-6 सीटें यहां घटा दीजिए, हो चुका, बिहार में हो गया, बिहार में कुछ घटा दीजिए, चलिए गुजरात में क्यों घटा दें भाई। लोकतंत्र में पत्रकार की इच्छा या किसी टीवी चैनल की इच्छा या किसी सर्वे वाले की इच्छा थोड़ी ना होता है। लोकतंत्र में जनता तय करेगी, नेता पर भरोसा होगा तो सब दे देगी, नहीं भरोसा होगा निकाल बाहर। समीर जी देखिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी के बात का जिक्र करना चाहता हूं। 2014 में जब उन्हें चुनाव प्रचार अभियान समिति का प्रमुख बनाया था, तो राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी चुनाव प्रचार की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2009 में हमें कुछ 24% के करीब आसपास वोट मिले थे, और मेरे पास जो जमीन के सेंटिमेंट्स आ रहे हैं और चुनाव प्रचार अभियान करके मैं जो देख रहा हूं, मुझे लगता है कि हमें 10% वोट बढ़ाने का टारगेट लेकर चलना चाहिए। इस बार 2014 में प्रधानमंत्री ने जब चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभाली थी, तो पार्टी के बड़े नेता हंसने लगे थे कि हम 10% बड़ा वोट बैंक ले पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था हाँ, ये 10 साल का जो 2004 से लेकर 2014 तक का जो मनमोहन सिंह का कार्यकाल रहा है, इसमें जो निराशा और जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद चला है, इसके आधार पर और जमीन पर जो हमारी बड़े पॉजिटिव स्थिति है, हमें 10% का टारगेट लेकर चलना चाहिए। 7% वोट बढ़ा था भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी 31% वोट पर चली गई थी 2024 में। उसके बाद जब 2019 का चुनाव प्रचार आया, तो प्रधानमंत्री ने वही बात किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5 साल का हमारा कामकाल है, और जिस तरीके से हमने परफॉर्म किया है, हमें जनता के बीच 10% का टारगेट लेकर चलना है, कि 10% का वोट बैंक बढ़ा के चलना है। फिर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 7% का वोट बैंक बढ़ाया, और 37 के करीब भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक लेकर आई थी।
और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया और प्रधानमंत्री मोदी ने फिर यह बोला है कि अब 10 साल का कार्यकाल के बाद 10 साल का % का टारगेट लेके चलो, 10 साल और 10% का टारगेट लेकर चलना है हमें, और 47% टारगेट लेके चलो। भारतीय जनता पार्टी 47, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात और बोली है, पीएम ने यह कहा है कि 2019 में 51 सीटों पे हमारी जमानत जब्त हो गई थी पार्टी की। इस बार एक भी सीट ऐसी नहीं रहना चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी। हम हारे तो चलेगा, लेकिन एक भी सीट के अंदर जमानत जब्त नहीं होगी। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संगठन के ऊपर काम कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी लगातार, देखिए 47 तो पता नहीं, 40 तो ये सर्वे कह रहा है, इसका सीट आपके हिसाब से कितनी आती है? मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इस समय 44-45% वोट बैंक की ओर जा रही है। 45% भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक मिलेगा। और जहां तक सीटों का सवाल है, मुझे लग रहा है 310 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सीटें आ रही है। अब सीटों में कितने कन्वर्ट होती है देखना पड़ेगा। 45% वोट पे भी 310 सीट, नहीं 310 ही नहीं, 310 से ज्यादा आएगी। एक चीज 310 से ज्यादा आएगी सर। 37% वोट पे 330। यह जरूरी नहीं होता हर बार कि वोट बहुत ज्यादा बढ़ा तो सीटें भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ये हमेशा रेशियो नहीं रहता, कई बार कंजर्वेटिव चल रहा है आज। नहीं, 310 से ज्यादा तो आपने ऐसी छलांग लगाई, 45% वोट, 310 से ज्यादा सीटें आएगी। लेकिन मुझे लगता है, एक सेकंड, 37% का आप बोल रहे हैं, 45%, बिल्कुल 8% वोट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। सीट बढ़ा रहे हो आप 7 नहीं बढ़ा रहा हूं सर। मैंने ये नहीं कहा 310 आएगी, मैंने कहा 310 से ज्यादा आएगी। ये हो सकता है 320 से 325 चले जाए। समीर जी के मन पे जो भाजपा ने प्रत्याशी दिए हैं ना, वो तो कुछ जगहों पे थोड़ा सा गड़बड़ छोटे वो छाएगा, और उसके आधार पर वही कह अगला आंकड़ा दिखा। मैं इसी पर बोल देना चाहता हूं, सारे ही जुड़े हुए सर। सौरभ जी देखिए, ऐसा है कि पिछली दफा जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, उससे इस दफा ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। तो वह भी एक कारण हो सकता है वोटों के एडिशन में, परसेंटेज के एडिशन में। और ऐसे ही हम मान करके चलते हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी जो है वो पिछली दफा जितनी चुनाव लड़ रही थी 2014, 2019, उससे बहुत ज्यादा कम सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है अकेले, ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत 19 से 21 बढ़ रहा है। ये थोड़ा मेरे लिए चौंकाने वाला था, और इसीलिए मैंने कहा कि कई बार मुझे ये आंकड़े जो हैं वो मुझे सर ये समझ में नहीं आता है कि जनता के मन में अब बीजेपी कांग्रेस ही है, मोदी राहुल गांधी ही है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का जब मुद्दा आता है तो वो दोनों के बीच में हो जाता है। आप इसके पहले जितने भी सर्वे आप देखते होइएगा, उसमें आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी या उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर 65 तक जाता था पॉपुलैरिटी। आज वो जो है वो 45% पर आ जा रहा है। वो बड़े थोड़ा हैरान करने वाली बात है। सवाल है सर, इसके मैं दिखा दूंगा कि बहुत सारा डेटा है, वो इसी में एक चीज मैं जोड़ देता हूं, क्योंकि नहीं तो वो संदर्भ चला जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जैसे 2014 से 2019 में आपने देखा था, बहुत सारी सीटें ऐसी होती है जो नई जुड़ती हैं, नई जगह आप जीतते हैं, और कुछ सीटें आप हार जाते हैं। इस चुनावों में भी आपको ऐसा दिखाई देगा। 5 सीटें हरियाणा में ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं, 6 सीटें राजस्थान में ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है, ये नई उड़ीसा में आपको संभावना है कि नई सीटें आएंगी, ठीक है, आपको बंगाल में संभावना है नई सीटें आएंगी। तो ऐसा जरूर होगा, ऐसा नहीं कहीं सीट जाएगी कहीं और से नहीं आएगी। आदर्श अली साहब, अब सवाल ये रह गया कि कौन सा वर्ग हमारे देश का, कौन सा तबका, वो कितनी तादाद में किस पार्टी की ओर जा रहा है, किस पार्टी को वोट कर रहा है। तो अब आप देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। गरीब तबका हमारा जो गरीब तबका है देश का, भारतीय जनता पार्टी को 43% तक वो कह रहा है कि हम बीजेपी को वोट देंगे। 43% गरीब आदमी बोल रहा है देश का, 43% में नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। लोअर मिडिल क्लास 44% कह रहा है। कंपैरिजन भी देता चलता हूं, गरीब आदमी 43% बीजेपी, 34% कांग्रेस प्लस। लोअर मिडिल क्लास 44% बीजेपी प्लस, 36% कांग्रेस प्लस। मिडिल क्लास 47%, 47% बीजेपी की तरफ जा रहा है, 33% कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों की ओर जा रहा है, और अपर मिडिल क्लास 56% जा रहा है बीजेपी की और उसके सहयोगियों की ओर, और 32% जा रहा है वो कांग्रेस पार्टी की ओर। इसमें बड़ा देखिए, अगर यही नैरेटिव था कि यार ये केवल अमीरों की सरकार है, तो वो तो 43% अगर देश का सबसे गरीब तबका वो कह रहा है कि हम भाजपा को वोट करेंगे, जब उसका ओवरऑल वोट जो है वो 40% है, ओवरऑल वोट 40% है, 43% आदमी कह रहा है, गरीब आदमी कह रहा है हम भाजपा को वोट करेंगे, तो आप अनुमान जो है लगा सकते हैं कि ये नैरेटिव, इसमें कितना दम है कि भाजपा जो है सिर्फ अमीरों की पार्टी है या गरीबों की पार्टी नहीं है, या राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं कि 2 उद्योगपति 3 उद्योगपति और बाकी सब जो है जनता को मोदी जी ने जो है भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है। इस पर क्या कहना है हर्षवर्धन जी? देखिए, मुझे लगता है कि ये अगर थोड़ा सा कंपैरेटिव डेटा होता तो और कहने में आसानी होती, लेकिन जो नैरेटिव बार बार किया जाता है 2 तरह का होता है। एक तो ये कि ब्राह्मण बनिया पार्टी रही जो ध्वस्त हो गया 2 चुनाव में,
दूसरा ये कहा जाता है कि भाई इसमें मिडिल क्लास और जो खाए पिए अघाए लोग हैं, यानी जिनकी जेब में थोड़ा ज्यादा पैसा है, जो सुविधा संपन्न लोग हैं, जो बड़े घरों में रहते हैं, जो कारों से चलते हैं। लेकिन जब इस आंकड़े को हम देखते हैं और उसमें 40% एंड एबव वो गरीब, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग दिखता है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि यही वो वाला लाभार्थी वर्ग है जिसको घर मिल गया, जिसके घर में शौचालय बन गया, जिसका बच्चा पढ़ने जा रहा है, जिसको किसी तरह के मुद्रा लोन से मिल गया, जिसके घर की महिला को सेल्फ हेल्प ग्रुप से मदद मिल गई, जिसके घर में अगर खेती किसानी है तो 6,000 रुपए की जो किसान सम्मान निधि है वो मिल गई, जिसके घर में आपदा के समय डीबीटी से सीधे राहत मिल गई। ये वो वाला चंक है जो 40+ पर आपको दिखाता है। और इसीलिए मैंने, आप कल कह रहे थे ना, तो मैंने पूछा था खटाखट वाले मिलेंगे कहां? खटाखट वाले ही बोल रहे भैया, जब 40% प्लस के ऊपर चले गए तो खटाखट वाले बचे ही नहीं है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि जब आप ऐलान कर रहे होते हैं और उसको डिलीवरी, यानी गवर्नेंस की डिलीवरी कितनी कर रहे होते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा नंबर मिलते हैं। और इसीलिए जब एवरेज आता है तो भारत के इतिहास का एक बड़ा चुनाव दिखेगा जिसमें सभी वर्गों ने फिर से एक बार, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्चर्ड मैंडेट से क्लियर कट मैंडेट, जिसको कहते हैं कि एब्सोल्यूट में भी एब्सोल्यूट मैंडेट, वो 2024 में दिखेगा।